हेलो दोस्तों, डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस के लिए स्पेशल लाया जाता है सुबह 7 बजे। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर फुल डिटेल सोल्यूशन दिया जाता है, पूरी हिंदी आपकी कवर हो जाती है, शायद है लेखक और उनकी रचनाओं को छोड़कर। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं, अधिकरण कारक की विभक्ति की पहचान करनी है। तो अधिकरण में क्या होता है, में पर होता है, क्या होता है, में पर होता है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग और संबंध काकी के रा री रे, ठीक है, होता है, आपको पता ही है। और संबोधन में जो है हे अरे ओ आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर विकल्प का चयन करना है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में तो जो है क्या आते हैं, तो जो है उत्तम पुरुष आते हैं, ठीक है, और मध्यम पुरुष आते हैं, और क्या आते हैं, अन्य पुरुष आते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, अन्य दिख रहा है, मध्यम दिख रहा है, उत्तम दिख रहा है। ये जो अति उत्तम है ठीक है, अति उत्तम, यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो आपको जानकारी होगी ही, ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम होते हैं प्रयोग के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से जो है 4 विकल्प हैं, उनमें से सही विकल्प का चयन करना है। कैसा विकल्प चयन करना है, क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, ऐसा जो है क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, वह कौन सा भूतकाल होगा, तो उसको जो है आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल। जो भूतकाल है यहाँ पर अभी शुरू हो रही हो क्रिया, ठीक है, शुरू होकर अभी अभी समाप्त होती हो, उसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो ऑप्शन जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताना है। अनु ने देखकर निबंध लिखा, अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो पूर्वकालिक क्रिया है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी धातु है उसमें कर लगा दिया गया, धातु जो है कर लगा दिया गया। देख कर, पढ़ कर, सुन कर, लिख कर या फिर सो कर, मतलब कहीं भी आपको ये कर अगर दिख गया तो वहाँ पर आपको आँख मूंद के लगा देना है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, यानी एक काम समाप्त हुआ तब दूसरा किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए सही शब्द का चयन करना है। किस रूप में, तो स्त्रीलिंग रूप में। प्रबंधनकर्ता का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो प्रबंधनकर्ता अगर दिख जाए कर्ता, तो यहाँ पर आपको कर्त्री लिख देना है बस। कर्ता दिख जाए तो कर्त्री कर देना है। तो प्रबंधनकर्ता यहाँ पर है तो प्रबंधन करती हो जाएगा, प्रबंध करती हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रबंध करता है तो यहाँ प्रबंध करती हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो गया। यहाँ पर देखिए बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनना है इन 4 ऑप्शन में से। नेते, ये तो नेता का जो है रूप जो है यहाँ पर गलत है भैया। ठीक है, नेतों, यह भी गलत है। कहीं आपने सुना है नेतों ने ऐसा किया, नहीं, हम लोगों ने सुना है कि नेता ने ऐसा किया, नेता ने वैसा किया। ठीक है, नेताओं, तो यह भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वह आपका करेक्ट हो जाता है। नेता जो है बहुवचन शब्द है। अगला प्रश्न है, बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। तो बहुवचन रूप वाला विकल्प यहाँ पर चुनना है। तो देखिए ऋतुओं गलत है, ऋतुएं गलत है, ऋतुएं, ठीक है, ये भी गलत है। जो ऋतुएं होती हैं कैसी होती हैं, ऋतुएं। ठीक है, ऋतुएं जो होती हैं ये ऋतुएं, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है, स्वर रहित व्यंजन है और स्वर सहित व्यंजन मिल जाए तब वह क्या कहलाता है, तो उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं। और संयुक्त अक्षर कितने हैं, तो 4 हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखें। कौन कौन से हैं, तो छत तरंग ज्ञा सर हैं। कौन से हैं, छत तरंग और ज्ञा
और जो है सरा, ये जो है 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इनको किन किन से बनाया गया है? तो जो छा है ना, ये छा, इसको जो है का और खा से मिलकर बनाया गया है, का और खा से मिलकर बनाया गया है। और ये जो तरा है ना, तरा, तो ता प्लस रा से मिलकर बनाया गया है। और जो ये ज्ञा है ना, ज्ञा, यह जो है जा और इया से मिलकर बनाया गया है, जा और इया से मिलकर बनाया गया है। और ये जो सरा है ना, यह सा और रा से मिलकर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है, यानी कि नाक का प्रयोग किया जाता है, तब वो पता चलता है हाँ जी यही तो है। ठीक है, तो जो पंचम अक्षर होते हैं, पंचम अक्षर होते हैं प्रत्येक वर्ग के, कचट तप जो हैं इनके अंतिम को जो अक्षर होते हैं वो नासिक के ही होते हैं। जैसे जो है क ख ग अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, इन सभी में क्या है, ना का प्रयोग, नासिका का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर केवल एक ही आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए ड़ा। ठीक है, ड़ा जो है यह नासिका वाला उच्चारित व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न है, विशेषण की किस अवस्था से संबंध रखता है? यह करेला कड़वा है, यह करेला कड़वा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट हो जाता है, मूलावस्था। कौन सी अवस्था है? तो मूलावस्था। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ किया थोड़ी गया है, यह करेला कड़वा है, इसको तो ना तो उत्तरा में बदला गया है, ना तो उत्तमा में, ठीक है, ना तो कंपैरेटिव में, ठीक है, ना तो सुपरलेटिव में, केवल पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में तो मूलावस्था ही कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो तुलसीदास ने एक ही महाकाव्य लिखा, वैसे बहुत सारी रचनाएं की, लेकिन यहाँ पर जो है आपका रामचरितमानस महाकाव्य है। इन्होंने जो है 11 रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट की हैं जो प्रकाशित हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो है महाकाव्य की बात करते हैं तो श्री रामचरितमानस महाकाव्य है जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है। यहाँ पर जो है रामचंद्रिका यह केशवदास जी की है, अखरावट जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि, कर्मभूमि, यह रचनाएं जो हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। और मुंशी प्रेमचंद्र को जो है उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, जिनकी पृष्ठभूमि गांधीवादी आंदोलन से प्रेरित है। कौन सी? रंगभूमि की पृष्ठभूमि गांधीवादी आंदोलन से प्रेरित है। और यहाँ पर जो है सूरदास नामक पात्र इसके प्रमुख एवं प्रसिद्ध पात्र हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? तो आपको पता है कामायनी, जो कामायनी है यह जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचना है। छायावादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। और जो कामायनी है इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। इसका जो पहला सर्ग है उसमें जो है चिंता की बात की गई है, चिंता जो है दर्शाया गया है। और जिस इसका अंतिम सर्ग है उसमें जो है आनंद को दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है नीरजा निहार रश्मि, ठीक है, अनामिका, यह अनामिका जो है किन की है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नीरजा निहार रश्मि यह जो है या महादेव वर्मा जी की रचना है। ठीक है, परिमल किन की है? तो यह भी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था? तो 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो रमेश कुंतल मेघ को विश्वमिथक सरित सागर के लिए प्रदान किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2020 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार कवित्री अनामिका को जो है उनकी रचना टोकरी में दिगंत के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। किन को? तो अनामिका को दिया गया था। ठीक है, और 2023 की यदि हम बात करते हैं तो 2023 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वह नीलम शरण गौर को, ठीक है, नीलम शरण गौर को जो है अंग्रेजी में दिया गया था रिक्विज्म इन रागा जानकी उपन्यास के लिए। और यह जो नीलम शरण गौड़ हैं यह प्रयागराज से हैं। हिंदी में जो है 2023 में किसको दिया? में 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को दिया गया था। किनको? तो संजीव को दिया गया था। और यह जो संजीव हैं कहाँ से हैं? तो सुल्तानपुर से हैं। इनकी कौन सी रचना थी? तो उपन्यास था मुझे पहचानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2022 में किनको दिया गया था?
तो 2022 में बद्री नारायण को दिया गया था। तुमड़ी के शब्द कविता के लिए दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है गद्यांश है। गद्यांश के थ्रू जो है आपके 5 प्रश्न होते हैं। तो इस गद्यांश को आप वीडियो को ऐसे पॉज करिए और उसके बाद प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। यहाँ पर आईपीएल की चर्चा की गई है, खेल की चर्चा की गई है, क्रिकेट की चर्चा की गई है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं अपने प्रश्न को। तो देखिए, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? तो खेलों की दुनिया जो है व्यवसायीकरण की चपेट में आ गई है, यानी कि खेल जो है क्या हो गया है, व्यवसाय हो गया है। अरे भाई, खेल ही कहाँ हुआ है, खेल ही व्यवसाय में नहीं जुड़ा है। आज की शिक्षा भी व्यवसाय में जुड़ गई है, आपको पता है, आज की शिक्षा भी व्यवसाय में जुड़ गई है। चाहे वो कोचिंग को ले लीजिए और चाहे आप स्कूल कॉलेजेस को ले लीजिए, सभी जगह केवल व्यवसाय है। व्यवसाय क्यों ना हो, क्योंकि सभी को किसकी ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। पैसा ही क्या है, पैसा ही सब कुछ है। आज नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब कोई कह दे पैसा नहीं चाहिए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की ज़रूरत ही यही है। ठीक है, पैसा है तो सब हैं, नहीं तो कोई नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला? तो खेल की अर्थव्यवस्था को जो बढ़ावा मिला वह आईपीएल को मिला। ठीक है, आईपीएल से मिला। यानी क्रिकेट में यदि बात करते हैं तो जो आईपीएल है ना, यह क्रिकेट को बहुत अधिक बढ़ा दिया। किसको? क्रिकेट को बहुत अधिक आगे बढ़ा दिया है आईपीएल ने। ठीक है, चाहे जिस देश का खिलाड़ी हो, अगर उसने अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसको आईपीएल में फुल चांस है मिलने का, खेलने का, और वो जो है अपने को क्या कर सकता है, बड़ा बना सकता है, खेल की दुनिया में भी और पैसों की दुनिया में भी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है? तो आम लोगों पर दिखाई दे रहा है। तो बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर सामान्य जनजीवन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर हो रहा है। तो खेल प्रतिस्पर्धाओं के संबंध में अनुच्छेद में वर्णित है कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं। अतः दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त अकादमी में इजाफा हुआ है? तो जो आयोजक है ना, इनकी जो है अकादमी में इजाफा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। अलंकार के रूप में तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो यहाँ पर ता है, ता है, ता है, ता है, ता है। ठीक है, जहाँ पर एक निश्चित क्रम में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है। अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यमक अलंकार क्या होता है? जब उपमेय में उपमान यमक अलंकार में जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ भी अलग अलग होते हों, यमक अलंकार होता है। और यहाँ पर श्लेष अलंकार क्या होता है? तो इसमें जब एक शब्द एक ही बार आए और उनके अर्थ कई सारे होते हों, वहाँ श्लेष होता है। जैसे पानी गए नौबुरे मोती मानो शून। यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार क्या होता है? जब उपमेय में उपमान की समानता की जाती हो या समता की जाती हो, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसके 4 भेद होते हैं या अंग होते हैं, उपमेय या उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? सा, सी से, सरस, सम, सदृश, समान, जिमि जैसे ये वाचक शब्द होते हैं, उदाहरण में रहते हैं, इनसे हम पहचान सकते हैं कि उपमा अलंकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रेखांकित शब्द में जो है अव्यय का भेद बताना है। आज दिन भर वर्षा होती रही, यहाँ पर जो है कौन सा अव्यय है? तो क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप में। ठीक है, आप नानी के घर जाओ, तो यहाँ पर इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो आप नानी के घर जाइए, आप नानी के घर जाइए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक छंद में जो है कितने चरण होते हैं? तो वैसे तो एक छंद में सामान्यतः यानी कि अधिकतर 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं, लेकिन जो संयुक्त छंद होता है ना उसमें 6 चरण होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको 4 ही लगाना है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो 4 चरण है ये छंद में कौन से? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन जो विषम मात्रिक छंद होता है उनमें 6 चरण होते हैं। छप्पय और कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए उस मुहावरे का सही अर्थ बताता हो। गीदड़ भपकी का मतलब क्या होता है? कोरी धमकी। ठीक है, कोरी धमकी होता है। यहाँ पर विरोध करना का अर्थ जो है, जो मुहावरा बनेगा, सिर उठाना, धूर्त व्यक्ति का रंगा सियार और आरोप लगाना का लांछन लगाना। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, रस का संबंध किस धातु से है? तो रस का जो संबंध है वह श्री धातु से है। किस धातु से है? श्री धातु से रस का संबंध है। ठीक है, और इसमें यदि हम बात करते हैं प्रत्यय की, रस में जो प्रत्यय लगता है वह प्रत्यय जो होता है वह असन प्रत्यय लगता है। किसमें? रस में। तो ये दोनों बिंदु आप याद रखें। श्री जो है धातु लगती है रस में और असन प्रत्यय लगता है किसमें? रस में। ठीक है, सॉरी अशन प्रत्यय नहीं है, यहाँ पर अच प्रत्यय है। सॉरी, अच प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय? अच प्रत्यय लगता है और श्री धातु लगती है। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा? तो विश्वनाथ ने कहा। यह जरूर आप याद रखें। ठीक है, और रसोह वैसा यह किसने कहा? तो तैत्तिरीय उपनिषद में ऐसा कहा गया है। रसों की संख्या 8 है, इसको भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कहा है। और वैसे प्रमुख रस जो हैं वह कितने हैं? तो 9 हैं। रस के अंग कितने हैं? तो रस के अंग 4 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। यहाँ पर कर्मवाच्य में बदलना है। हाथी ने केला खाया यानी कि हाथी द्वारा केला खाया गया, पैसिव वॉइस बदलना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? उसको हम लोग अर्धविराम कहते हैं। अर्धविराम क्या होता है? बिंदी होती है और उसके बाद ऐसा कॉमा होता है। ठीक है, इसको अर्धविराम कहते हैं। ये जो कॉमा अकेले है इसको अल्प विराम कहते हैं, और यह पूर्ण विराम है और इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। सही समास वाला। दशानन का अर्थ क्या होता है? तो 10 हैं आनन जिसके, ठीक है, 10 हैं सिर जिसके, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। इसमें कौन सा समास है? तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है, जहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता हो। ठीक, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता, उसको क्या कहते हैं? अनिवार्य कहते हैं। जो किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता उसको अनिवार्य कहते हैं। ठीक है, चलिए, और जो जीवन भर चलता है उसको आजीवन कहते हैं। जो संभव होता है, ठीक है, जो संभव नहीं होता उसको असंभव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अनिकार्थी शब्द का एक अर्थ क्या है? अरुण। ठीक है, अरुण का जो अर्थ होगा वह सूर्य होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। अरुण के अन्य अर्थ हैं लाल रंग, शूर, ठीक है, प्रातःकालीन, ये सभी जो हैं अरुण के अनिकार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अरे जी, अवगुण शब्द में, ठीक है, अब उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, तद्भव रूप क्या होगा ग्राम का? तो ग्राम का जो तद्भव रूप होता है वह गांव होता है। क्या होता है? गांव। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। ठीक, चलिए, खेत का जो है क्षेत्र होता है जो तत्सम होता है। यहाँ पर है जो प्रत्यय से नहीं बना है वह शब्द कौन सा है? जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो यहाँ पर जो सफल है ना, सफल यह प्रत्यय से नहीं बना है। जबकि लालिमा, ठीक है, इसमें इमा प्रत्यय, टुकड़ी में ई प्रत्यय, शक्तिमान में मान प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा है? किसका? बंधन का। तो बंधन का भाई मुक्त होता है। ठीक है, छोड़ना भी यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पर कोई ऑप्शन, इस प्रश्न को ही निरस्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है,
संधि विच्छेद वाला विकल्प किसका? सूक्ति का। तो सु प्लस उक्ति होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाता है। सु प्लस उक्ति यानी कि उ प्लस उ इक्वल टू बड़ा ऊ। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सी संधि है, तो यह भी हम आपको बता देते हैं, दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। सूक्ति का मतलब होता है सुंदर उक्ति यानी कि सुंदर कथन। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, संधि विच्छेद वाला विकल्प धर्मात्मा। तो धर्मात्मा का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर हम बढ़िया अर्थ वाला तोड़ेंगे तो धर्म प्लस आत्मा होता है। धर्म प्लस आत्मा इक्वल टू धर्मात्मा, और यहाँ पर आ इक्वल टू आ प्लस आ इक्वल टू क्या होता है? भड़का वाला आ होता है। और यहाँ भी कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, क्या है कि सही समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? किसका? तो कौशल का। तो कौशल का सही समानार्थ वाला शब्द कौन सा है? तो दक्षता। आपकी कौशलता क्या है? ठीक है, कुशलता क्या है, दक्षता क्या है, यही तो पूछा जाता है कि इसमें पुलिस एग्ज़ाम में या कोई भी जो साक्षात्कार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। नीड़ घोंसले का समानार्थी शब्द होता है। ठीक है, चपल, तीव्रता, ज्योत्सना, रोशनी का समानार्थी शब्द होता है। तो यहाँ पर जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हिंदी प्रैक्टिस सेट है कंप्लीट होता है। आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।